और जब वो ट्रे रख कर सीधा हुआ तो मेरे तूफानी घूंसे ने उसका सर चकरा दिया। मैंने कहा, तो फिर लो ये अपना पिस्तौल पकड़ो और आओ एनी पार्कर को तलाश करें। वो बोली, ओह मगर ये कौन सी जगह है, मैं जहाज से यहाँ तक कैसे पहुँच गई। वो बोला, लाया गया है तुम्हें, फिल वक्त आराम करो, किसी चीज की जरूरत महसूस करो तो बताओ। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, गूनी मैक्लॉरेंस ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैंने हंसते हुए कहा, तुम मुझे पेड्रो कह सकते हो। उसने पूछा, रोतरे को क्यों तलाश कर रहे हो। मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं बोला, मैंने कहा ना कि हमारा मकसद एक ही है। वो बोला, तुम मेरे मकसद के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा, चलो इशारे के तौर पर एनी पार्कर का नाम बताए देता हूँ। मैंने कहा, और फिर मुझे महसूस हुआ कि गूनी के सांसों की रफ्तार तेज हो गई है। उसके चेहरे से शदीद कश्मकश का इजहार हो रहा था। फिर उसने थकी हुई आवाज में कहा, क्या तुम भी। मेरा जवाब बहुत मुख्तसर था, हाँ मैं भी। वो बोला, तुम्हारे ख्याल में वो यहाँ मौजूद है। मैंने कहा, मुझे यकीन है। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था और मैंने फौरी तौर पर प्लानिंग कर डाली थी। गूनी ने पूछा, तो फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैंने कहा, एनी पार्कर को अगवा करूंगा। गूनी ने सवाल किया, तुम्हारे दूसरे साथी भी मौजूद हैं जहाज पर। मैंने कहा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। उसने पूछा, एतमाद करोगे मुझ पर। मैंने कहा, चलो कर लूंगा, जवाब दो। वो बोला, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, यूं समझो कि मैं इस सिलसिले में तुमसे पीछे हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ एनी पार्कर की मौजूदगी का शुबा था। अगर यकीन होता तो शायद मैं तन्हा ना आता। वैसे मेरे दो साथी लॉन्च लिए हुए समंदर में घूम रहे हैं, मैं तो एनी की यहाँ मौजूदगी की तस्दीक करने आया था। मैंने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है। वो बेबसी से बोला, इस वक्त तो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, मेरा क्या प्रोग्राम हो सकता है। मैंने पूछा, मुश्तरका प्रोग्राम बनाओगे। वो बोला, मजाक कर रहे हो, भला मुझ पर काबू पाने के बाद तुम ऐसी कार्रवाई क्यों करोगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो। गूनी ने जवाब दिया, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। मैंने कहा, तब हाथ लाओ। आर्गिनो के इस तारीख गोशे में हम अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं। मैं तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ, तफसील बाद में बता दूंगा। हम पहले एनी के मामले से निमट लेते हैं। गूनी ने निहायत गर्मजोशी से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और निहायत पुरमुसरत अंदाज में बोला, वाकई ये मुलाकात खतरनाक भी है और दिलचस्प भी। हरचंद के मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूँ पेड्रो, लेकिन तुम्हारी फुर्ती और तुम्हारा एतमाद बताता है कि तुम मामूली लोगों में से नहीं हो। ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यही कि लंदन की ज़ेरे ज़मीन दुनिया के सुपरस्टार्स में से हो। उसने पूछा, और तुम। मैंने कहा, मैं लंदन में नौवारिद हूँ, लेकिन हालात से नावाकिफ नहीं। गूनी मैक्लॉरेंस भी मुस्कुराने लगा, बोला, खूब, बहुत खूब। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि एनी पार्कर को सबसे पहले तुमने अपने होटल में इस्तकबालिया दिया था। अब ये दूसरी बात है कि कर्बी फॉस्टर और हैमर लैंकास्टर जैसे लोग भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनमें से कोई भी एनी पार्कर पर काबू न पा सका। अगर तुम्हारी मालूमात ज्यादा वसी हैं तो शायद तुम्हें इस बात का इल्म हो गया होगा कि एनी पार्कर को किसी ने वहां से कबल अज वक्त फरार करवा दिया था। एक वेटर की मार्फत उसे किसी टेलीफोन की इत्तला देकर, और वो शख्स खुद भी अभी तक एनी पार्कर को नहीं पा सका। गूनी मैक्लॉरेंस के लहजे में हैरत थी। बोला, हाँ, ये बात मुझे मालूम है। मैंने कहा, तो फिर यूं समझ लो कि वो शख्स तुम्हारा दोस्त पेड्रो था। हालात जरा मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर गए, वरना एनी पार्कर का सारा खेल खत्म हो चुका होता। एनी पार्कर हालात को समझकर रूपोश हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वो मैरी स्मिथ के मसनूई नाम से छुप नहीं सकी है। फिर अचानक एक तीसरी शख्सियत दरमियान में आ कूदी, और ये फ्रांस का एडमंड रोतरे था। रोतरे ने न जाने क्या चाल चली कि अब एनी पार्कर उसके कब्जे में है और यकीनन वो इस जहाज में मौजूद है। लिंकास्टर और फॉस्टर जैसे लोग भी एनी की तलाश में हैं। मुमकिन है उन्हें भी इस जहाज की भिनक मिल गई हो, लेकिन उनके पहुंचने से कबल अगर हम एनी पार्कर को गायब कर दें तो क्या हम उन पर सबकत हासिल नहीं कर लेंगे। गूनी बोला, ओहो मेरे दोस्त पेड्रो, तुम वाकई हैरत अंगेज हो, इंतहाई हैरत अंगेज। हालांकि अभी मैं तुम्हारी सूरत भी ठीक से नहीं देख पाया हूँ, लेकिन तुम्हारी सलाहियतों का कायल हो गया हूँ। अगर तुम वाकई खुलूस दिल से मेरे साथ मिलकर एनी पार्कर के सिलसिले में काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहूंगा। अभी तुमने कहा कि तुम लंदन में अजनबी हो, तो गूनी मैक्लॉरेंस के साथ मिलकर तुम लंदन में भी अजनबी न रहोगे, बल्कि तुम्हें यहाँ की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में एक खास मकाम हासिल हो जाएगा। पेड्रो, गूनी मैक्लॉरेंस बुरा आदमी जरूर है, लेकिन इस बुरे आदमी में चंद अच्छाइयाँ भी हैं। अगर इन हालात में तुमने उस पर काबू पाने के बाद उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो फिर बेहतर हालात में वो हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। मैंने कहा, गूनी डियर,
मैंने तुम पर एतमाद करके ही ये कदम उठाया है। हम इस सिलसिले में तमाम खदशात को जहन से निकाले देते हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोला, नाक के घूंसे ने मुझे शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने मुझे तकवीत दी है। मैंने कहा, तो फिर लो ये अपना पिस्तौल पकड़ो और आओ एनी पार्कर को तलाश करें। गूनी ने मेरे हाथ से पिस्तौल लेकर जेब में रख लिया। बोला, क्या ख्याल है? जहाज में अभी काफी रौनक है, क्या हम एनी पार्कर को अगवा करने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने कहा, पहले उसका पता चलाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ देर भी लगी तो कोई हर्ज नहीं। तुम्हारी वो लॉन्च यहाँ से कितनी दूर है? वो बोला, बस वो समंदर में गश्त करती रहेगी, चाहे सारी रात क्यों ना गुजर जाए। अगर मेरा वापसी का प्रोग्राम होगा तो मैं उसे सिग्नल दूंगा और लॉन्च फौरन मतलूबा मकाम तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा, वेरी गुड, तो फिर आओ एनी पार्कर को तलाश करते हैं। गूनी मैक्लॉरेंस मेरे साथ आगे बढ़ गया। खून आलूद रुमाल उसने एक तरफ फेंक दिया था। फिर हम एक और राहदारी से गुजरकर उस बड़े सैलून की जानिब चल पड़े जिसमें बड़े बड़े रोशनदान लगे हुए थे और उन रोशनदानों के शीशों से दूसरी जानिब बाआसानी देखा जा सकता था। हमने एक शीशे से अंदर झांका। अंदर बहुत बड़े हॉल में मौजूद लोग जुए और शराब में मदहोश थे। हमने वहां बैठे हुए एक एक शख्स को देखा और दफतन गूनी मैक्लॉरेंस ने मेरा शाना दबाया। बोला, वो देखो, वो देखो, वो कोने वाली मेज पर। गूनी मैक्लॉरेंस के कहने से पहले ही मैंने एनी पार्कर को देख लिया था। सामने ही डॉलरों की गड्डियां जमी हुई थीं और जुआ हो रहा था। एक चौड़े शाने वाला शख्स भी एनी पार्कर के साथ मौजूद था। मैक्लॉरेंस ने मुझे बताया, यही रोतरे हैं। मेरी कनपटियां गर्म होने लगीं। एनी पार्कर किसी बात पर कहकहा लगा रही थी। उसके चेहरे से जरा भी तरद्दुद का इजहार नहीं होता था। यूं लगता था जैसे उसे अगवा करके न लाया गया हो, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। हम दोनों दिलचस्पी से अंदर के मनाजिर देखते रहे। फिर मैक्लॉरेंस ने कहा, इस माहौल को देखकर अंदाजा होता है कि हमें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना होगा, कम से कम उस वक्त तक जब तक ये लोग थक न जाएं और यहाँ से उठने का फैसला न कर लें। मैंने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये वक्त हमें यहीं आसपास रहकर गुजारना होगा। आओ उसके सामने की समत चलते हैं। हॉल से बाहर निकलने का रास्ता वही है, वहां से हम इन लोगों को गुजरते हुए देख सकते हैं। मैंने और गूनी मैक्लॉरेंस ने एक मुनासिब जगह मुंतखब कर ली और वहां रूपोश हो गए। गूनी बैठकर अपनी नाक टटोलने लगा। हम दोनों देर तक खामोश रहे थे। फिर गूनी ने पूछा, लंदन में तुम कहाँ से आए थे? मैंने कहा, जमैका से। पिछले 2 साल से मैं जमैका में था। उसने पूछा, एनी पार्कर के बारे में कहाँ से मालूम हुआ? मैंने मुख्तसरन वजाहत की। स्विट्जरलैंड में मेरे आदमियों ने इत्तला भेजी थी। वो बोला, अगर वो हमें हासिल हो जाए तो फिर क्या प्रोग्राम होगा? मैंने कहा, अब ये प्रोग्राम तन्हा मेरा नहीं रहा, मैं तुम्हारे प्रोग्राम को फौकियत दूंगा। गूनी मैक्लॉरेंस मुताज्जिबाना अंदाज में मुझे देखने लगा। फिर उसने असरंगेज लहजे में कहा, मैंने इससे कबल तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम यारबाश किस्म के इंसान मालूम होते हो और शायद किसी के दोस्त बनने के बाद तुम उसके लिए अपने सारे मफादात भूल जाते हो। बहरहाल ये बात की बात है कि हम उसके लिए क्या करेंगे। पहले तो उसे यहाँ से ले जाने का मामला है। मैंने पूछा, ठीक है गूनी, कहाँ ले जाओगे? क्या सकारा में? वो बोला, गोया इस सिलसिले में भी तुम मुझ पर एतमाद करोगे? मैंने कहा, 100%। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लंदन में मेरे पांव इतने मजबूत नहीं जितने तुम्हारे हैं। मैंने जिस आर्जी जगह का इंतखाब किया था वो ज्यादा महफूज नहीं है। उसके बरक्स मुझे यकीन है कि तुम उसकी हिफाजत के लिए किसी माकूल जगह का इंतजाम कर सकते हो। मैक्लॉरेंस ने भारी लहजे में कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। उसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे थे जब हमने रोतरे और एनी पार्कर को उस हॉल से निकलते हुए देखा। एनी हंसती हुई बाहर निकली थी और फिर वो रोतरे के साथ आगे बढ़ गई। उन दोनों के साथ कोई तीसरा शख्स बाहर नहीं आया था। वो कैबिनों की कतार की जानिब बढ़ गए। हम दोनों निहायत एहतियात से उनका ताक़ुब कर रहे थे। एक कैबिन के सामने रोतरे रुका। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई जो यकीनन रस्मी होगी और उसके बाद एनी कैबिन में चली गई। फौरन ही 2 मुसल्ला जवान कैबिन के दरवाजे पर आकर जम गए थे। उसके बाद रोतरे वहां से आगे बढ़ गया। गूनी ने कहा, इस कमबख्त ने न जाने क्या कहकर इसे शीशे में उतारा है। दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफी मालूम होती है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। मैं उन दोनों मुसल्ला अफराद के बारे में सोच रहा था जो कैबिन के दरवाजे पर खड़े हुए थे। गूनी भी खामोश था। कुछ देर के बाद मैंने गूनी को इशारा किया और हम दोनों वहां से हट आए। मैंने कहा, तुम यहाँ रुककर इस कैबिन पर निगाह रखो गूनी, मैं अभी आता हूँ। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं उस तरफ चल पड़ा जिधर किचन था। यहाँ मुझे 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। सफेद कोट और स्याह पतलून में एक वेटर किचन से एक ट्रे लेकर निकला तो मैं होशियार हो गया। मेरी निगाहों ने वेटर के कद्दो कामत का जायजा ले लिया था। गोया काम चल सकता है, मैंने सोचा और वेटर के राहदारी में घूमने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वेटर मेरे नजदीक आया मैंने अचानक उसके सामने आकर कहा, ओह
वेटर प्लीज ये ट्रे नीचे रख दो। अल्फाज मैंने निहायत नरमी से अदा किए थे। वेटर ने हैरान होकर ट्रे नीचे रख दी और जब वो ट्रे रख कर सीधा हुआ तो मेरे तूफानी घूंसे ने उसका सर चकरा दिया। अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं था कि दोबारा अपने जख्मी हाथ को इस्तेमाल करता। मेरे दूसरे घूंसे ने वेटर को जमीन पर लिटा दिया और उसके बाद का काम भी निहायत फुर्ती से करना पड़ा था। वेटर को एक गोशे में डालकर मैंने ट्रे उठा ली और इत्मीनान से चलता हुआ उस राहदारी में आ गया। फिर तेज रफ्तारी से कदम बढ़ाता हुआ मैं उन दोनों की तरफ चल पड़ा जो मेरी आमद पर चौंक कर मुझे देखने लगे थे, लेकिन मेरे हुलिये और मेरे हाथों में मौजूद ट्रे ने उन्हें कोई शुबा न होने दिया और वो बस मुझे देखते रहे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा हेलो और ट्रे उनसे थोड़े फासले पर रख दी। उसके बाद मैंने अपना कॉलर दुरुस्त किया, बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा। वो दोनों भी इखलाकन मुस्कुरा दिए थे। मैं उनके बहुत करीब पहुंच गया था। अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद मैंने इस तरह रुख बदला जैसे झुककर ट्रे उठा रहा हूं। वो दोनों मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन थे। फिर अचानक मेरे जूते की एड़ी पूरी कुव्वत से उनमें से एक के मुंह पर पड़ी। उसके बाद यकायक मैंने पलटकर दूसरी लात दूसरे के पेट पर रसीद कर दी। दोनों के हलक से हल्की हल्की आवाजें निकली, लेकिन मैंने बरकरफ्तारी से उनकी कनपटियों पर हाथ रखा और उनके सर एक दूसरे से टकरा दिए। वो बुरी तरह बदहवास हो गए थे। एक एक घूंसा उनकी गर्दन पर रसीद करने के बाद गोया मैं अपने काम से फारिग हो चुका था। मैंने उन्हें लहरा कर गिरने से रोका और निहायत इत्मीनान से घसीट कर राहदारी के एक सुनसान गोशे में डाल दिया। दोनों बेहोश हो चुके थे। इस काम से फारिग होकर मैं दोबारा उस केबिन के दरवाजे पर पहुंच गया। मुझे जो कुछ करना था निहायत फुर्ती से कर लेना था, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी केबिन का दरवाजा खुल सकता था और कोई भी बाहर आ सकता था। बेहोश पहरेदार भी ऐसी जगह नहीं थे कि वो निगाहों से पोशीदा रह सकते। उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। बाहर सूरत मैंने ट्रे उठाई और एनी पार्कर के कैबिन के दरवाजे पर पहुंच गया। कैबिन पर दूसरी बार दस्तक देने से एनी पार्कर की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से झुंझुलाहट नुमाया थी। शायद वो सोने की तैयारी कर रही थी। एनी ने तलखी से कहा कौन है, क्या बात है? मैंने आजिजाना लहजे में कहा मैडम प्लीज एक लम्हे के लिए। उसके साथ ही एनी पार्कर ने दरवाजा खोल दिया। पहले उसने मुझे देखा, फिर मेरे हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को और उसके बाद पीछे हट गई। उसने ताज्जुब से पूछा क्या लाए हो इस वक्त? मैंने गर्दन खम करके जवाब दिया आपकी आजादी, और ट्रे एक जानिब रख दी। एनी पार्कर हैरत ज़दा थी, बोली क्या मतलब? मैंने कहा जी मैडम एनी पार्कर, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? उसकी हैरत बदस्तूर कायम थी, बोली कहाँ? मैंने दोबारा गर्दन खम करके कहा इस जहाज से दूर, लंदन की पुरफजा आबादी में। और एनी पार्कर खौफजदा अंदाज में पीछे हट गई। तो तुम कौन हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ओहो माफ कीजिएगा, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मिस्टर रोतरे मेरे जरिए आपके ख्यालात मालूम करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि आप यहाँ इस जहाज में बोर हो गई हैं। क्या ख्याल है मैडम? वो बोली पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा सॉरी आप ये जूस लीजिए। ये कहकर मैं ट्रे की जानिब बढ़ गया और इस अंदाज में बढ़ा कि मुझे एनी पार्कर के बिल्कुल करीब से गुजरना पड़ा। इस दौरान मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि एनी पार्कर बखुशी कहीं जाने के लिए तैयार हो जाएगी या इसके लिए कोई और कार्रवाई करना पड़ेगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस जहाज से कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं। न जाने एडमंड रोतरे ने क्या चक्कर चलाया था। बहरहाल एनी के करीब से गुजरते हुए मेरा एक खड़ा हाथ उसकी गुद्दी पर भी पड़ा और दूसरे हाथ ने उसकी कनपटी को छू लिया। बस ये 2 ज़रबें काफी थीं। एनी पार्कर मेरे बाजुओं में झूल गई। मैंने उसे उठाकर कंधे पर डाला और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। गूनी मैक्लॉरेंस को फितरी तौर पर मेरी कार्रवाइयों से लाइल्म नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन था कि वो सब कुछ देख रहा होगा और ये अंदाजा गलत नहीं निकला। जैसे ही मैं राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचा, उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा लाओ इसे मेरे शाने पर डाल दो। मैंने बेहोश एनी पार्कर को उसके हवाले किया, कहा थैंक यू गूनी, और पिस्तौल निकालकर चारों तरफ देखने लगा। गूनी बोला अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मगर तुम्हें अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा। वो बोला आओ मेरे साथ चले आओ, लेकिन तुम्हें अपने गिरदोपेश पर निगाह रखनी होगी। ये कहकर मैक्लॉरेंस चल पड़ा। हम दोनों जहाज के अरशे के अकबी हिस्से में आ गए। गूनी ने एक जगह खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जहाज से काफी दूर समंदर में 2 सब्ज रोशनियां नजर आ रही थीं, जो मखसूस तर्ज की थीं। गालिबन ये उस लॉन्च की पहचान थी। गूनी ने बेहोश एनी को नीचे लिटा दिया और फिर जेब से एक टॉर्च निकालकर लॉन्च को सिग्नल देने लगा। उसने टॉर्च को दायरे की शक्ल में घुमाना शुरू कर दिया था। मेरी निगाहें भी लॉन्च पर लगी हुई थीं। फिर मैंने लॉन्च पर भी ऐसा ही सिग्नल देखा। लॉन्च वालों ने गूनी को रोशनी के अल्फाज में जवाब दिया था। गूनी ने गहरी सांस लेकर टॉर्च जेब में डाल ली थी।
उसने कहा वो आ रहे हैं और अतराफ में निगाहें दौड़ाने लगा। फिर बोला हमारी ये कामयाबी लंदन के ज़ेरे ज़मीन हलकों में खलबली मचा देगी। रोतरे पागल हो जाएगा। निहायत होशियारी से आगे बढ़ना होगा पेड्रो। मैंने कहा ये सारी बातें किसी मुनासिब जगह चलकर करेंगे गूनी। वो गर्दन हिलाने लगा। लॉन्च करीब आई तो गूनी ने एक बार फिर उसे सिग्नल दिया और लॉन्च जहाज से आ लगी। उसके फौरन बाद एक रस्सा ऊपर फेंका गया जिसे गूनी ने लपक लिया और फिर रस्से को निहायत फुर्ती से ऊपर बांध दिया। गूनी पुरख्याल अंदाज में बोला इसे लेकर नीचे उतरना खासा मुश्किल है। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरा एक हाथ जख्मी था, उसके अलावा मुझे ऐसे कामों की कोई मश्क भी नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत कर ली। जख्मी हाथ से मैंने एनी को कंधे पर संभाला और रस्से की तरफ बढ़ा। जूते उतार कर नीचे लॉन्च पर फेंके और फिर पैरों के अंगूठे रस्से में फंसाकर एक हाथ के सहारे नीचे उतरने लगा। मैंने ये कोशिश तो कर डाली थी, लेकिन दर हकीकत छट्टी का दूध ज्यादा गया था। जख्मी हाथ जिसमें से टीसें उठ रही थीं, कुचला हुआ बदन जो अब जगह जगह से दर्द कर रहा था। नीचे लॉन्च, ऊपर एक मखदूश जहाज जिस पर किसी भी लम्हे एडमंड रोतरे के आदमी पहुंच सकते थे और गोलियां बरसाकर वहीं हमारा खात्मा कर सकते थे। उसके अलावा एनी पार्कर का सेहतमंद बदन, फिर समंदर, जरा सी लग़्ज़िश से सारा खेल बिगड़ सकता था। ये चंद गज का सफर मेरे लिए दर हकीकत जिंदगी और मौत का सफर था। जब मेरे पाँव ने लॉन्च के किनारे छुए और 2-3 आदमियों ने मेरे बदन को संभाला तो मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जिंदा सलामत इस छोटी सी बुलंदी से नीचे पहुंच गया हूँ। एनी पार्कर को गूनी मैक्लॉरेंस के आदमियों ने संभाल लिया था। मेरे नीचे उतरते ही गूनी मैक्लॉरेंस ने रस्सा पकड़ लिया और वो भी फिसलता हुआ नीचे आ रहा। उसने रस्से के बकिया हिस्से को पानी में फेंक दिया और अपने आदमियों से बोला फौरन लॉन्च स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से चल पड़ो। जवाब मिला ओके, और दूसरे ही लम्हे लॉन्च जहाज से दूर होने लगी। अभी तक जहाज वालों को उस कार्रवाई का कोई इल्म नहीं हो सका था। मैं लॉन्च के एक तख्ते पर बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसी वक्त मैक्लॉरेंस मेरे करीब आया। हेलो पेड्रो, मैंने जवाबन कहा। हेलो गूनी, उसने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। मैंने कहा शुक्रिया गूनी, हम दोनों ही मुश्तरका तौर पर इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो बोला यकीनन पेड्रो, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बड़ी कारआमद है और तुम्हारी कारकर्दगी देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि हम दोनों मिल जाएं तो लंदन की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में तहलका मचा देंगे। कोई दूसरा हमारे मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। मैं एक हल्की सी हंसी के साथ खामोश हो गया। गूनी मैक्लॉरेंस चंद लम्हात मेरे पास रुका, फिर एनी पार्कर को देखने लगा जो लॉन्च के निचले हिस्से में बेहोश पड़ी हुई थी। वो बोला वैसे पेड्रो, ये लड़की मेरे लिए बेहद पुरस्रार है। अरबपति बाप की बेटी निहायत मखदूश हालत में मारी मारी फिर रही है। इसके बाप ने भी अभी तक इसके लिए तशवीश जाहिर नहीं की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा अब करेगा। गूनी भी हंस पड़ा। फिर बोला तुम तसव्वुर नहीं कर सकते पेड्रो कि कल से क्या दिलचस्प हंगामे होंगे। पहले तो रोतरे ने किसी को अपनी आमद की हवा भी नहीं लगने दी होगी, लेकिन अब वो लंदन के मुजरिमाना हलकों में एक एक की खबर लेगा। कहीं दोस्ती के हवाले देगा, कहीं जुल्म व तशद्दुद से काम लेगा। वैसे चीज ये भी ऊंची है, अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है, खुसूसन हुकूमत के कुछ आला ओहदेदारान से इसका बड़ा गठजोड़ है। सारा काम बआसानी निकाल लेता है। ताहम ये कहते कहते गूनी मैक्लॉरेंस खामोश हो गया। मैं भी खामोश बैठा हुआ था। लॉन्च तेज रफ्तारी से जा रही थी और फिर कुछ देर बाद वो एक साहिल से जा लगी। यहाँ भी गूनी मैक्लॉरेंस के आदमी मौजूद थे। एक लंबी और चमकदार स्टेशन वैगन में एनी पार्कर को लादा गया। मैं गूनी मैक्लॉरेंस और 2 मजीद अफराद जिनमें एक ड्राइवर था उस वैन में बैठ गए। वैन में मौजूद उस आदमी के पास स्टेन गन रखी हुई थी। मैक्लॉरेंस के हुक्म पर वो चल पड़ा और उसके बाद एक तवील सफर तय किया गया। फिर बहुत देर के बाद हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। एक खुशनुमा इमारत थी जो काफी कुशादा थी। पोर्च में स्टेशन वैगन रुक गई। एनी पार्कर आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी थी। उसके हलक से एक आध कराह निकली थी। फिर जब उसे उठाकर उसके कमरे में पहुंचाया गया तो उसने आंखें खोल दी। मैं और गूनी मैक्लॉरेंस उसके पास मौजूद थे। उसने अजनबी निगाहों से हम दोनों को देखा, फिर संभल कर उठ बैठी। अब वो वहशतज़दा नजरों से इधर उधर देख रही थी। मुझ पर निगाह पड़ी तो उसने खौफजदा लहजे में कहा तुम वही वेटर हो ना जो मैंने झुक कर कहा जी मैडम मैं वही हूँ। वो बोली मगर ये जगह, मेरा मतलब है ये जहाज का कैबिन तो नहीं है। मेरी बजाय गूनी मैक्लॉरेंस ने कहा ये जगह बहुत पुरसुकून है बीबी, आराम करो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। एनी पार्कर ने गूनी की जानिब बगौर देखते हुए कहा तुम गूनी मैक्लॉरेंस हो ना? गूनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला हाँ मदाम मैरी, मैं गूनी मैक्लॉरेंस ही हूँ। वो बोली ओह मगर ये कौन सी जगह है? मैं जहाज से यहाँ तक कैसे पहुँच गई? वो बोला लाया गया है तुम्हें, फिल वक्त आराम करो, किसी चीज की जरूरत महसूस करो तो बताओ, बाकी गुफ्तगू सुबह होगी।
वो बोली, मैं मेरा मतलब मैं। एनी की आवाज लड़खड़ा रही थी। गूनी बोला, मैंने कहा ना बेबी, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, किसी किस्म की फिक्र न करो। आओ डियर, बाहर चलते हैं, बेबी को आराम करने दो। और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। गूनी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। रास्ते में मैंने उससे पूछा, कमरा महफूज है ना? मेरा मतलब है अगर वो भागने की कोशिश करे तो क्या उसमें कामयाब हो सकती है? मैंने उससे वजाहत तलब की। वो बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसे इसीलिए ऐसी जगह लाया हूँ कि जहाँ इसकी कोशिश कारगर न हो सके। ये इमारत एक बहुत ही नेक नाम शख्सियत की मिल्कियत है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ मुझ जैसे इंसान का तसल्लुत हो सकता है। मैंने पूछा, ओह, और उस शख्स का वजूद? वो बोला, बस उसका एक नाम जरूर है, लेकिन वो खुद आलम वजूद में नहीं। अलबत्ता उसके नाम से बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनका ताल्लुक रिफ़ाए आमा से है, और लोग बस इस इमारत ही की इज्जत करते हैं। पुलिस या कोई दूसरा शख्स इस इमारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।